विद्यार्थियों, हम अपनी हिंदी कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकाल लें। आज हम करेंगे पाठ नंबर 17, पेड़ किसका है। तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं इसकी विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये कहानी में क्या बताया गया है। तो बच्चों, ये कहानी पेड़ों पर रहने वाले जीवों की आवाज़ से संबंधित है। यानी कि जो पक्षी पेड़ों के ऊपर रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, जिन अपने घर बनाते हैं, ये कहानी उन्हीं के ऊपर आधारित है। पक्षी आज़ाद हैं, वे किसी भी पेड़ पर अपना आवास बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई पक्षी किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर दावा करे कि पेड़ उसका है और उसको कोई पेड़ पर अगर ना आने दे दूसरे को, तो यह झगड़ा होना तो स्वाभाविक है। यही झगड़ा इस कहानी के अंदर बताया गया है कि एक पक्षी है, बुलबुल है, जिसने पेड़ के ऊपर कब्जा कर लिया, घोंसला बना लिया। लेकिन जब कोई चिड़िया वहाँ पर आकर बैठती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो उनका आपस में कैसे झगड़ा होने लगता है। तो जो चिड़िया है वो कैसे दूसरी चिड़ियों के साथ मिलकर योजना बनाती हैं कि हम इस बुलबुल को कैसे भगाएं। तो यही इस पाठ के अंदर इस कहानी को बताया गया है। बहुत अच्छी कहानी है, सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ कहानी, इसको ध्यान से सुनना। एक शाम जब सारा आसमान घर लौटते हुए पक्षियों के कोलाहल से गूंज रहा था, कोलाहल यानी शोर शराबा, सूरज अपनी किरणों की जाल को पहाड़ियों व पेड़ों की फुनगियां क्या होता है, फुनगियां होती है पेड़ों की पत्तियों, जो टहनियों की सबसे आखिरी वाली पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं फुनगियां, से समेट कर क्षितिज के उस पार, जहाँ पर धरती और आकाश की, जहाँ पर दोनों के आपस के में क्या कहते हैं मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जाने की तैयारी कर रहा था। तब नीम के पेड़ पर बैठे कुछ पक्षी व गिलहरी एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वो मुद्दा क्या था? आंगन में खड़े नींबू के पेड़ पर रह रही अक्कड़बाज बुलबुल की, आंगन में एक पेड़ खड़ा हुआ है और उस पेड़ के ऊपर एक बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, लेकिन वो बुलबुल जो है बहुत अकड़ी हुई है। तो उसी के बारे में सारे पक्षी जो थे बाकी उसी के विषय में बात कर रहे थे। कितना घमंड है उस जरा सी चिड़िया को, सीधे मुंह बोलना ही नहीं चाहती। नन्ही गोरैया ने एक गुस्से के मारे एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते हुए कहा, तुम बात करने का रोना रो रही हो मौसी। गुलबी मैना गुरसल ने अपनी पीली चोंच में साफ की फिर कहा, वह तो देखना भी पसंद नहीं करती। देखा नहीं कैसी बुरी सूरत बना लेती है, सिर पर कंघी किए सुंदर बाल खड़े हो जाते हैं, आवाज़ भी कितनी कठोर हो जाती है, एकदम बदसूरत सी नजर आने लगती। कहती, देखा नहीं वो कैसे दिखाई देती, कितनी बदसूरत दिखाई देती है, आवाज़ भी अच्छी नहीं है, उसके बाल भी खड़े हुए हैं। मुझ तो इस तरह से वो कहती है, मुझसे पूछो कि क्या गुजरी। छुटकी गिलहरी जो पिछले पैरों पर बैठी दोनों हाथों से अमरूद को पकड़ कर कुतर रही थी, आगे आकर बोली, मैं तो पक्का नींबू उधर चली गई। इतने में वह इतनी जोर से चीखती हुई मेरे पीछे पड़ी कि घबराकर डाली से नीचे ही गिर पड़ी। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि वो डाली से नीचे गिर गई और उसके पैरों पर चोट लग गई। और सब बढ़ा चढ़ाकर अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे। व्यथा किसे कहते हैं? दुख कथा, मैंने कहानी यानी दुख भरी कहानी को सुना रहे थे। कालू कौआ, जो अब तक सबकी बातें सुन रहा था, भारी भरकम आवाज में बोला, ये मीठा बोलने वाली चिड़िया तो होती ही स्वार्थी और धोखेबाज है। कोयल को ही देख लो, दुनिया ने उसकी मीठी तान तो सुनी, पर कौन जानता है कि वे अपनी चालाकी से अंडों की देखभाल हमसे करवाती है। हम असलियत समझें, इससे पहले उसके बच्चे हमें चिढ़ाते से उड़ जाते हैं। फिर मुझे ऐसी चिड़ियों से सख्त नफरत है। मैं तो बुराई से भी डरता हूँ। मेरा वश चले तो मैं तो इनको पास ही ना फटकने दूँ। तो ये कौन कह रहा है? कौवा कह रहा है कि मेरा बस चले तो मैं तो इस बदतमीज बुलबुल को पास भी ना आने दूँ। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जब उसने घोंसला बना ही लिया, शायद बच्चे भी हैं। पंडुक बोला, पंडुक यानी कबूतर, जिसके तो क्या हुआ? कालू सख्ती से बोला, जब वह हमारे पेड़ पर रहकर हमें आंखें दिखा सकती है तो क्या हम उसे भगा नहीं सकते, खदेड़ नहीं सकते, यानी भगाना। कालू दादा ठीक कह रहे हैं, गुलबी ने समर्थन किया। बुलबुल तो बागों में रहने वाली चिड़िया है, हमारे घरेलू पेड़ों पर उसका क्या हक है? फिर रहे तो रहे, ऊपर से अक्कड़ भी दिखाए। अजी रहे भी क्यों? छुटकी ने बात पर जोर देकर कहा। वे अपनी चोट और अपमान के लिए बुलबुल को माफ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बुलबुल को सबक सिखाना भी जरूरी है। अब सबने मिलकर ये सोचा कि बुलबुल को सबक अवश्य सिखाना चाहिए। जिस समय वह प्रस्ताव पास हो रहा था तो बुलबुल क्या कर रही थी, अपने घोंसले में बच्चों को दाना खिला रही थी।
और उसके 3 बच्चे थे। तीनों बारी बारी आकर चोंच में दाना लेकर जा रहे थे। एक बच्चा जो उसका तो बहुत ज़्यादा भुक्खड़ था और उसे कोई चीज़ खाए बिना सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार माँ के पास आता, चोंच में दाना छीन कर ले जाता और अन्य 2 की तुलना में वह बड़ा और तंदुरुस्त दिखने लगा। और यही नहीं, वह चुपचाप घोंसले से निकलकर बाहर उड़ने के मंसूबे यानी तरीके भी बनाने लगा। उसे घोंसला अपना बहुत उबाऊ, यानी कि वो अगर हम एक जगह पर बैठे रह जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उदासी सी महसूस होने लग जाती है, तो हमारा मन ये करता है कि हम उठकर कहीं दूसरी जगह के ऊपर जाएं। तो वे दोनों बच्चे कमज़ोर होने के बावजूद अपने भाई की नकल करके घोंसले से बाहर झांकने की कोशिश करते। पंख अभी उग ही रहे थे, परंतु उन्हें फड़फड़ाने का शौक पूरा करने लगे और वे माँ के लाख समझाने पर कुछ ना कुछ बोलते रहते। माँ को क्या कहते, माँ देखो ये कितना आसमान बड़ा है, हम बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, बताओ ना माँ हम कब बड़े होंगे, हम अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़े ढूंढ कर लाएंगे, कब हम खुद दाना चुगेंगे, यही बैठे बैठे कब तक हम खाते रहेंगे। जैसे कि छोटे बच्चों की आदत होती है, आपको पता है ना, छोटे बच्चे कैसे जिद करते हैं। वो अगर उन्हें जो जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, जैसे 1 या 2 साल के बच्चे कैसे जिद करते हैं, हमें भी बड़ा होना है, कोई चीज़ देख ले तो बार बार उसे लेने की जिद करते हैं। तो जो प्रवृत्ति मानव जाति के अंदर पाई जाती है, वही ये पशु पक्षियों के अंदर भी यही स्वभाव हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बुलबुल के तीनों बच्चों में देखा। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज आपको कार्यपत्रिका में पाठ नंबर 16 के लघुत्तरीय प्रश्न और पाठ का अभ्यास कार्य में भेज रही हूँ, और लघुत्तरीय प्रश्न को दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बाद सभी बच्चे अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका के ऊपर करेंगे, और जो आपको अब अभ्यास कार्य आ रहा है वो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका के ऊपर अपने पेंसिल या पेन से उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।